हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। क्लास 9th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे, जिसका आज हमें तीसरा चैप्टर देख रहे थे, जिसका एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, हिटलर का उदय, है ना, हिटलर के बारे में। और देखिए नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था। आई बात समझ में आपको कि जो हिटलर था वो विश्व को किस दृष्टिकोण से देखता था, उसी का पर्यायवाची थी नात्सी की विचारधारा, नात्सियों की विचारधारा। यानी वो भी उसी तरह का सोचते थे हिटलर के दृष्टिकोण से। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लांड घुंघराले बाल और नीली आंखों वाले, इधर पे देखते हैं, घुंघराले बाल थे या तामिया कैसे थे इनके बाल, सुनहरे बाल। और नॉर्डिक जर्मन आर्य, इसको देखिए एक मिनट, इसको देखिए। जो नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग थे तो वो आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा थी। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के ही थे जर्मनी से। ब्लांड किनको कहते थे? जो नीली आंखें और सुनहरे बाल वाले लोग थे उनको ब्लांड कहते थे। तो अब देखिए, अब आगे की चीज़ों को देखते हैं अच्छे से। सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। किसके? एक तो कौन सा था? चार्ल्स डार्विन, एक था हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। बायोलॉजी में आपने इसको पढ़ा होगा, डार्विन को। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविका का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको याद रखिएगा कि जीविका का सिद्धांत अतिजीविका का, कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ क्या है जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सबसे योग्य है। आगे देखिए, वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। इसने क्या बोला था? विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया। और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है, अब इनकी बात सुनिए आप, नात्सियों की, मतलब कितने अजीब लोग थे। इनकी सीधी सीधी बात थी कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आर्य नस्ल इस समय पर सर्वश्रेष्ठ थी, सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती थी व्यक्तियों की। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी थी, ताकत हासिल करनी और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना था। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू था लेवेंसत्राउम या जीवन परिधि। लेवेंसत्राउम को क्या कहते थे? जीवन परिधि, कि भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित थे। यह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनी को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी। पोलैंड पर तो उसने कब्जा कर लिया था ना पहले ही। आगे देखिए, नस्लवादी राज्य की स्थापना। नस्लों के हिसाब से लोगों को जिंदा रखते थे, वरना जला देते थे, काट देते थे, जहरीली गैस कर देते थे।
सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना की। शुद्ध जर्मनी लोगों को इसने हटाया जो ताकतवर थे, है ना। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। हम यहाँ पर नस्लें मारना शुरू कर दी। शुद्ध और इधर पर देखना, नाथसी शुद्ध और स्वास्थ्य नॉर्डिकार थे और इनका ही ये समाज चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित हैं, केवल ये लोग ही थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। किसको? जो नॉर्डिकार थे। बाकी सब अवांछनीय, और अवांछनीय तो इनको मार दो। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा जलाने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाथसी अशुद्ध या असामान्य मानते हैं। यूथजेनिया यानी दया मृत्यु, यूथजेनिया दया मृत्यु बोला जाता था। यूथजेनिया कार्यक्रम के तहत बाकी नाथसी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। बताइए, मतलब ऐसा व्यक्ति देश में रहना चाहिए जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और नॉर्डिकार हो, वरना उन लोगों को मार दिया जाता था। केवल यहूदी ही नहीं जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इसके अलावा कई नस्लें थीं इसी नियति के अभिशप्त थी। मतलब 54 नस्लें बताई गई थी। अभी शायद 54 ही नंबर पड़ा था, पिछले पार्ट में देख लेना एक बार, 54 ही था शायद। ऐसी 54 ऐसी नस्लें थीं जिनको मौत के घाट उतारा गया था। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों को मार दिया गया था। जिप्सियों और अश्वेतों की, मतलब जो लोग श्वेत नहीं थे, कि पहले ही जर्मन नागरिकता छीन ली गई थी और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना जाता था, जो रूस और पोलिश के थे। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम के लिए झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। इंसानी नहीं मानते थे ना ये लोग इन लोगों को। नाथसी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। जब नाथसियों का जो है जर्मनी पर कब्जा रहा, या जब नाथसीवाद की पार्टी चलती रही, तो सबसे बुरी हालत इन लोगों ने यहूदियों की। यहूदियों के प्रति नाथसियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा से भी था। ईसाई धर्म मानते थे ना यहूदी, इसलिए नाथसियों ने इन लोगों को मार दिया था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसा मसीह को भी यहूदियों ने मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी यादतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। ये क्या करते थे? व्यापार और धन उधार दे देते थे लोगों को। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। जिन बस्तियों में लोग रहते थे उन बस्तियों को घेटो कहा जाता था, यानी दड़वा भी कहते थे इनको, घेटो या दड़वा। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते जा रहे थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर से दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। धर्म परिवर्तन कर लीजिए। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए जान बचाने के लिए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। हिटलर को तो भाई धर्म परिवर्तन के बाद भी नहीं छोड़ना था इन लोगों को। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। कुछ हल नहीं था यहूदियों को मारने के अलावा। हिटलर का कहना था इनको मार दो, सीधी सी बात है। सन 1933 से 1938 तक नाथसियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और शेष समाज में अलग थलग कर डाल दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे 1939-45। ये जो आपकी है सेकंड वर्ल्ड वॉर की डेट दी हुई है 1939 से 45 तक।
के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। ये गैस चैम्बर थे, उसमें हजारों लोग एक बार में चले जाते थे गैस चैम्बर में, और बस गैस चैम्बर में पहले लोगों को भरा और गैस जहरीली गैस छोड़ी, वहीं के वहीं लोग बाग मर गए। तो ये हिटलर ने रणनीति यहाँ पे अपना ली थी। देखिए, नस्ली कल्पना लोग या फिर यूटोपिया इसको बोलते हैं। युद्ध के साय से नाथसी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोग या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। कोई मतलब ही नहीं है, आप जनसंहार कर लीजिए, आप युद्ध कर लीजिए, मरना लोगों को ही है। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया। पोलैंड की बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी जर्मनी ने और जर्मनी के नाथसियों ने, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर, मवेशी यानी जानवरों की तरह खदेड़कर गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब जो पोलैंड में लोग बाग आगे आ रहे थे उनको भी मार दिया गया। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माता पिता से छीनकर जांच करवाई गई, नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचाया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला पोसा गया, यानी माँ बाप से दूर कर दिया गया बच्चों को, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया गया और मर जाते थे वहाँ पर डले डले बच्चे। मतलब हिटलर में कहीं से भी दया नहीं थी। कहाँ गया, ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। बताइए, लोगों को ऐसे मार दिया गया जैसे कोई मक्खी हो। देखिए मौत का सिलसिला कैसे चला। पहला चरण जब था तो बहिष्कार हुआ लोगों का, हमारे बीच तो में नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। पहला चरण मौत का तब चला जब 1933 से 1939 तक चला। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्ति की जब्त और बिक्री कर दी गई। क्या क्या किया गया, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम आया सितंबर 1935 में। तो उसमें लिखा हुआ था जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई कि यहूदी जो है जर्मनी लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी। तो पहला चरण इनका क्या रहा, हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है, मतलब आपको जर्मनी की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब देखिए दूसरे चरण में क्या हुआ, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा क्या हुआ। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस-नहस कर दिया गया, लूट लिया गया, उनके घरों पर हमला कर दिए गए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए। यहूदियों की जो प्रार्थना करते, जो भगवान के घर थे, उनको जला दिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। आगे देखिए, अब देखिए दूसरा चरण आया दड़वाबंदी, घेटो वाला दड़वाबंदी। देख लीजिए, दड़वाबंदी में इन लोगों ने बोला तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। अभी तक तो ये लोग नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब आप हमारे यहाँ के नहीं माने जाएंगे। लेकिन अब ये दूसरे चरण में क्या बोले, दड़वाबंदी में बोले आप तो हमारे बीच रह ही नहीं सकते। ये कब की बात है, 1940 से 1944 की बात है। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा लें। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी यह पहचान लगा दी गई, मतलब छांट के उन लोगों को अलग किया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज एवं बारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रहना पड़ता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके के थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देनी पड़ी।
मजबूरी में। कुछ ही समय में घेटों बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। ये सब चीज़ें होने लगी, भुखमरी फैल गई, बीमारियां फैल गईं। तीसरा चरण आया सर्वनाश का 1941 में। तीसरे चरण में लोग बोले तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है, हम लोगों को जीने का अधिकार है, तुमको सिर्फ मरने का अधिकार है। देखिए अब क्या हुआ। अब जीने का अधिकार में आप कुछ तस्वीरें देखेंगे, गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर, गैस चैम्बर में ऐसे ही लोगों को ढेर के ढेर भर दिया जाता था और जला दिया जाता था, है ना। ये कपड़े पड़े हुए हैं गैस चैम्बर के बाहर। अब आप देख सकते हैं कि ढेर कितने लगे हुए हैं कपड़ों के, यानी लाखों लोगों को मारा गया था, है ना। भागने की कोशिश में अगर लोग भागने की कोशिश करते हैं तो यातना गृह के चारों तरफ क्या किया जाता था, तार लगाए जाते थे और उसमें बहुत तेज तरीके का करंट दौड़ता था। ये देखिए कि अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोचें कि आप तार से निकल के चले जाएं तो आपको करंट लग के मार दिया जाएगा। आगे देखिए, समूची यूरोप में यहूदी मकानों, यातनागृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाता था। ये दशा थी हिटलर के समय पर यहूदियों की। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ओसविट्स, सोबिबोर, त्रिवलिंगा, चेलम्बिनो तथा मैदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिए गए, जगहों के नाम दिए गए हैं। औषधि, देखिए इसको, औद्योगिक और वैज्ञानिक तरीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया जाता था। औद्योगिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके क्या थे? आप जहरीली गैस छोड़ देंगे किसी चैम्बर में इकट्ठा लोगों को करके, सेकंडों में मौत हो जाएगी सूंघने से। तो ये चीज़ें कर रहे थे लोग। अब देखिए आप लोग कि ये जो कैदियों को करते थे, तो इन लोगों के कैदियों की जूतों की तस्वीर डली हुई है, तो कितने लाखों की संख्या में जूते डले हुए हैं। और ये कि यातनागृह है, ये तार लगे हुए हैं चारों तरफ, इसमें भी देखिए आप तार लगे हुए हैं चारों तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी, कितनी बुरी कंडीशन थी। बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया और जो है आदमियों को मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। और यहाँ यहूदियों को तो किसी भी हालत में नहीं, उनकी नस्लों की जांच करा करा के मार देते थे। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी? युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी था। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ी बनाओ बच्चों को, नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटा दिया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब कोई ऑप्शन नहीं था मरने के अलावा और मारने के अलावा, तुरंत मौत। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछनीय बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक के मार दिया गया। ये कंडीशन थी, किसी पर दया नहीं थी हिटलर को। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विश्व पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों को एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। हिटलर को पूजा जाता था जर्मनी में। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल बनाएगा, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है बच्चों को। आगे देखिए, जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाज की भावनाओं से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग फोक में दाखिल कराया जाता था। युंग फोक क्या है देखते हैं इसको, देखिए इसको यहाँ पे दिया होगा। 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन था युंग फोक। मतलब कुछ नहीं था पूरे जर्मनी में, क्या था, सिर्फ नाज़ी लोग थे।
और बाकी को मार दिया गया था। 14 साल की उम्र से भी लड़कों को नात्सियों की युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी, युंगफोक की। इस संगठन में भी युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछनीयों से घृणा का सबक सीखते थे। इनको सिखाया जाता था अगर आपको जिप्सी मिल जाए तो उनसे घृणा कीजिए, अगर विकलांग लोग हैं तो उनसे घृणा कीजिए, यहूदी हैं तो उनसे घृणा कीजिए, कम्युनिस्ट हैं तो उनसे घृणा कीजिए। आपको प्यार से बात किससे करनी है? तो वो थे नात्सी। बस गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल कर दिए जाते थे बच्चे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अगर नात्सी संगठन की सदस्यता नहीं ली तो बच्चों को नात्सी नहीं माना जाएगा, और जब नात्सी नहीं माना जाएगा तो उनको मार दिया जाएगा। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया। नात्सी यूथ बोला जाता था, फिर उसको हिटलर यूथ बोला गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। चलिए देखिए आगे, मातृत्व की नात्सी सोच क्या थी। अब नात्सी जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। अगर आप सोचें कि मेल फीमेल को समान अधिकार मिले तो ये चीज़ तो उन लोगों ने पहले बता दी थी कि ये चीज़ गलत है। बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ बिठा दी गई थी। यह समाज को नष्ट कर देगा। अगर आप औरत मर्द को एक समान अधिकार देंगे तो यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक और मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कों को यह कहा जाता था लड़कियों को कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। ये चीज़ लड़के और लड़कियों को सिखाई जाती थी। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा दी जाती थी। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। चलिए देखिए आगे। 1933 में हिटलर ने क्या कहा? मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। इसने बोला कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। लेकिन नात्सी साम्राज्य में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछनीय बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछनीय दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ये चीज़ थी। जो बच्चे इनको वांछनीय लगते थे उनको उन माताओं को इनाम मिलेगा, जो अवांछनीय लगते थे उन माताओं को सजाएं मिलेंगी। अब देखिए सजाएं भी इनकी बड़ी कठोर थी। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट पर उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को, अब देखिए इसने क्या किया था, जैसे खूब सारे जन्म देने वाली माताओं को वैसे ही तमके देने इंतजाम किए। जैसे इसने क्या किया कि जिस तरह के तमके सिपाहियों को दिए जाते थे, अगर जिसने 4 बच्चे पैदा किए उस माँ को कांसे का तमका दिया जाता था। जिसने 6 बच्चे पैदा किए उसको चांदी का तमका, और जिसने 8 किए तो उसको सोने का तमका दिया जाता था। तमका कुछ होता होगा इनका अवार्ड टाइप का, कुछ देते होंगे, कुछ सिक्के टाइप का होता होगा, जो भी हो। निर्धारित आचार संहिता का उल्लेख करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। जो माँ वांछनीय बच्चों को जन्म नहीं देती थी उनको दंड मिलता था। कैसे? बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुँह पर कालिख पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर पर घुमाया जाता था। उनके गले में तख्ती पर लिखवाया जाता था, मेरे राष्ट्र के सम्मान को, मैंने अपने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है इसलिए मुझे सजा दी जाती है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल में सजा दी गई बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति तथा परिवार छीन लिए गए। ये चीज़ें होती थी औरतों के साथ। प्रचार की कला क्या थी देखते हैं। नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। देखिए इसको नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्यारों को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथजेनिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया गया था। ऐसे नहीं बोलता था, ये क्या बोलता था? सामूहिक हत्यारों को विशेष व्यवहार,
अंतिम अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में बोला जाता था। मतलब सजा देनी है तो उसको अंतिम समाधान बोला जाएगा अगर कोई यहूदी है तो। और यूथजेनिया विकलांगों के लिए बोला जाता था, विकलांगों को मारना है तो बोला जाएगा यूथजेनिया, ये चीज़ थी। इवैक्यूएशन यानी खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर को, गैस चैम्बर तो हम आज की भाषा में बोल रहे हैं, उस समय पर संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। बताइए आप, मतलब लोगों को मारना, क्या कहते थे ये लोग कि ये लोग संक्रमण है हमारे देश में, इन लोगों को मार दो। और वो जो गैस चैम्बर में मार देते थे तो उसको बोलते थे कि ये चीज़ क्या है, हमारे लिए संक्रमण मुक्ति हो गई। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे, उनमें नकली फुब्बारे भी लगे हुए थे। आगे देखिए, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा दिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों, उदारवादियों को कमजोर और पदभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान यानी चोगा पहनने वाले दिखाई दिए जाते थे, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों संबोधित किया जाता था। बताइए, उनको नाम दिए जाते थे, किसी को केचुआ, किसी को चूहा, किसी को कीड़ा। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से भी की जाती थी। नात्सीवाद ने लोगों में दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का दिया, उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नात्सीवाद और सामाजिक आधार पैदा हुआ। नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्या को सिर्फ नात्सी हल कर सकते हैं। वे बहुत खतरनाक थे नात्सीवाद और वो हिटलर आपका, है ना। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको आप लोग थोड़ा याद कर लेना। कुछ को मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो अगर तारीख समेत पूछी तो 1 अगस्त 1914 को। ख़त्म कब हुआ? जब जर्मनी ने घुटने टेके थे प्रथम विश्व युद्ध में हारने, तो वो आपका 9 नवंबर 1948। कभी कभी गहराई से शब्द पूछता है तो डेट समेत पूछ लेगा, है ना, ये हमें याद नहीं करना है। वर्साई की संधि याद कर लेना, 28 जुलाई 1919 को हुई। अब देखिए, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। कुछ याद करने की जरूरी नहीं है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। ये याद करना है हमको, जर्मनी का पोलैंड में घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939। और जर्मन सेना सोवियत संघ में कब घुसी? तो 22 जून 1941 को। यहूदियों ने कत्लेआम शुरू किया। अब देखिए, अमेरिका ने क्या किया? 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और ये याद कर लेना, यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई। 8 मई 1945 को सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो इतनी कुछ डेटें 1-2 याद कर लेना, ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है याद करने के लिए। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध किस तरीके से चल रहे थे, तो देखिए, नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रक्रिया क्या रही। बहुत सारे लोग नात्सी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे थे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया था भाई। ब्रेन वॉश हो जाए व्यक्ति का तो उसको तो वही लगेगा ना जैसा उसको बचपन से सिखाया जाएगा। ये चीज़ें उन्होंने ना केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशाना लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचना दे दी। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवादी देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। नात्सीवाद की व्यवस्था, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। नात्सीवाद में कितने लोगों को मारा गया बिना मतलब का,
लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। जर्मन और उदासीन साक्षी बना हुआ था, कहाँ गया सॉरी, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक यानी चुप रह गए दर्शक तथा उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी दमन उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्यूलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे थे, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लेना। मर्मस्पर्शी ढंग से कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगी इसको। आगे देखिए, नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे। देखिए इसको, क्या महसूस करते थे। यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शॉर्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली एक किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। शार्लटे ने इस पुस्तक में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी सकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपती थीं वे दिनों रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं। ये छवियाँ सपनों में भी आपको पीछा नहीं छोड़ रही थीं यहूदियों के। इतना डर पैदा था यहूदियों को नाज़ियों के लिए। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए थे। पता था उनको गैस चैम्बरों में मरना, घबरा कर मर गए। होलोकॉस्ट महाध्वंस होलोकॉस्ट बोला जाता है इसको, के बारे में जानकारी। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद और जर्मनी के हार जाने के बाद ही पता लग पाया था। जर्मन समाज को मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी थी। फिर भी ये लोग दुखी थे, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली हुई है। यहूदियों को बहुत बुरी तरीके से मारा किसने? नाज़ियों ने। तो वो नाज़ी चाहते थे कि दुनिया इस चीज़ को देखे। इनके कत्लेआम को महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जाना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व के दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि आप क्या करें, सबूतों को नष्ट कर दें। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में निर्मित स्मृति लेखों यानी याद लेख, साहित्य, व्रत चित्रों, शायरी, स्मारकों, संग्रहालयों से इस महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट का इतिहास और स्मृति यानी याद होती है, आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें उठाई जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। होलोकॉस्ट रहा आपका ये चैप्टर, आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। गांधी जी ने हिटलर को ये लेटर लिखा था जैसे ही गांधी जी को पता चला कि क्या कर रहा है ना। तो ये गांधी जी का लेटर पढ़ लेना और फिर हिटलर ने गांधी जी को लिखा था वो चीज़ देख लीजिए आप। चलिए देखिए आगे 1940 की घटना है। तो आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। चलिए
अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। 3 बहुत बड़े बड़े चैप्टर निपट गए आपके, पूरे टोटल 8 चैप्टर हैं, है ना। अब देखते हैं 8 चैप्टर, बाकी जो 5 बचे हुए छोटे छोटे हैं, 3 बड़े बड़े थे तो निपट गए आपके, ये हो गए। अब 5 आपके जल्दी से ही हो जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।